सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 सिविक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। और इस चैप्टर में एक वीडियो आ गई थी जहां पर हमने साउथ अफ्रीका की स्टोरी को स्टार्ट किया था कि कैसे वाइट लोग यूरोप से आकर साउथ अफ्रीका पे कब्ज़ा किए और ब्लैक लोग के साथ बहुत बुरा उन्होंने किया, बहुत परेशान किया। और फिर ब्लैक लोगों ने कैसे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, यानी प्रदर्शन, और जो अपनी स्ट्रगल थी, कोशिश थी, उसको कैसे स्टार्ट किया, यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर एक आई बटन बनकर आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी नए संविधान की तरफ। अब जैसे जैसे इन ब्लैक लोगों का जो प्रोटेस्ट था, यानी प्रदर्शन था, और स्ट्रगल यानी जो कोशिश थी इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, वो बढ़ती गई, तो गवर्नमेंट को यह एहसास हो गया कि अब हम इन ब्लैक लोगों को अपने रूल के अंडर नहीं रख सकते, यानी अब इन ब्लैक लोगों पर हम अपनी मर्जी के हिसाब से रूल नहीं कर सकते। थ्रो रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब जोर ज़बरदस्ती, यानी जो वाइट लोग थे वो क्या थे, ज़बरदस्ती ब्लैक लोगों पर रूल कर रहे थे। वाइट लोगों की गवर्नमेंट थी, तो कहा अब हम जोर ज़बरदस्ती करके इनके ऊपर रूल नहीं कर सकते। तो जब ये बात उनको एहसास हुआ तो जो वाइट रिजीम थी, यानी गोरो लोगों की जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, जो कि पूरे साउथ अफ्रीका पर रूल करती थी, उसने क्या किया, चेंज इट पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ का मतलब नीतियाँ होता है, यानी जो नियम कानून उन्होंने बनाए थे उसको बदलना शुरू कर दिया। जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, यानी जो भेदभाव करने वाले नियम कानून थे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हर चीज़ बांट दी गई थी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब अलग था, वाइट लोग का अलग, ब्लैक लोग का अलग, यहाँ तक कि रहने का एरिया भी अलग था वाइट लोगों का, चर्च भी अलग कर दिया था कि वाइट लोगों का चर्च अलग, ब्लैक लोगों का अलग। ठीक है, तो ये भेदभाव वाली चीज़ें थी। यहाँ यहाँ ब्लैक लोग नहीं आ सकते, बीच में नहीं आ सकते, इन एरिया के अंदर आ गए तो गोली मार देंगे, ये सब क्या थे, ऐसे नियम कानून थे जो डिस्क्रिमिनेटरी थे, यानी भेदभाव करने वाले थे। तो उसको क्या कर लिया गया, वर रिपील्ड, रिपील्ड मतलब वापस ले लिया गया कि भैया ये कानून हम वापस लेते हैं, अब इन कानून को हम ख़त्म कर देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन लगा हुआ था कि काले लोग अपनी पार्टी नहीं बना सकते थे, तो उसको हटा लिया गया। जो मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन था, यानी न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर उनको आज़ादी नहीं थी कि कुछ भी छाप दो, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो ब्लैक लोगों के सपोर्ट में हो या फिर वाइट लोगों के खिलाफ हो, वो चीज़ आप नहीं प्रिंट कर सकते, वो चीज़ न्यूज़ में नहीं दे सकते। तो ये क्या था, रिस्ट्रिक्शन था, पाबंदी थी, उसको भी हटा लिया गया। 28 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला आखिरकार जेल से बाहर आते हैं एक आज़ाद इंसान की तरह, और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 आधी रात को रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का नया जो राष्ट्रीय ध्वज है, यानी नेशनल फ्लैग है, वॉज अनफर्ल्ड, यानी फहराया गया, मार्किंग द न्यू बोर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और इस तरह से एक नई डेमोक्रेसी का जन्म होता है दुनिया में। ठीक है, बहुत से कंट्री थे जो नॉन डेमोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक बन रहे थे, तो अब क्या था, साउथ अफ्रीका भी एक तरह की डेमोक्रेसी बन गई थी, तो दुनिया के अंदर एक नई डेमोक्रेसी का जन्म हो जाता है। तो ये अपार्थाइड जो गवर्नमेंट थी उसका अंत हो जाता है। पेविंग द वे, यानी रास्ता मिलता है किसको, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, यानी जो अपार्थाइड गवर्नमेंट है जब वो अंत होता है उसका, तो वो फिर रास्ता खुलता है किस बात का, कि अब एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनेगी। मल्टी रेशियल का मतलब जहाँ सारी रेस के लोग होंगे, यानी ब्लैक भी होंगे, वाइट भी होंगे, कलर्ड भी होंगे, इंडियन भी होंगे, सब मिलाकर एक सरकार बनाएंगे। हाउ डिड दिस कम अबाउट, यानी ये कैसे हो गया भैया, अभी तो अपार्थाइड वाला सिस्टम था, सिर्फ वाइट लोग रूल कर रहे थे, अब ये मल्टी रेशियल गवर्नमेंट की बात कैसे शुरू हो गई, तो ये सारी चीज़ें हुई कैसे, उसको हम समझते हैं। तो चलिए हम नेल्सन मंडेला जो कि पहले राष्ट्रपति बने थे इस नए वाले साउथ अफ्रीका के, उन्हीं की बात सुन लेते हैं। वो क्या कहते हैं, ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसिशन, यानी असाधारण बदलाव, ट्रांसिशन मतलब बदलाव होता है, तो ये कोई साधारण नहीं था कि अपार्थाइड वाला सिस्टम था और अब डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया जहां सब लोग मिलकर सरकार बना रहे हैं। तो ये जो बदलाव था ये साधारण नहीं था, कॉमन नहीं था, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। तो उसके बारे में नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांसिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी, यानी ऐतिहासिक रूप से जो दुश्मन थे, यानी अभी तक ब्लैक और वाइट क्या थे, दुश्मन थे, वो इस बात पे सहमत हो गए और इस बात की सहमति के लिए इसमें कामयाबी मिल गई उनको कि भाई अब हम शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से ये जो बदलाव है, यानी अपार्थाइड सिस्टम से डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो कन्वर्जन है, होने देंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, एग्जैक्टली बिकॉज वी आर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर। इनहेरेंट मतलब बाय बर्थ, यानी पैदाइशी तौर पर जो इंसान के अंदर क्वालिटी होती है, हम कहते हैं ना वो इनहेरेंट क्वालिटी है, अलग अलग तरीके की क्वालिटी अलग अलग लोगों में होती है। तो ये जो ट्रांसिशन था अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी, इसको पीसफुल तरीके से होने के लिए दोनों लोग, यानी ब्लैक और वाइट, इसलिए तैयार हो गए क्योंकि हम इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे कि दूसरे के अंदर भी अच्छाई है। ठीक है,
कि भाई ब्लैक लोगों ने सोचा कि वाइट लोग भले ही इतना बुरा हमारे साथ किए हैं, लेकिन इनके अंदर भी कहीं अच्छाई होगी। जैसे हम आम भाषा में कहते हैं ना कि भाई कोई आदमी कितना बुरा हो लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर अच्छाई ज़रूर होती है। तो वही ये चीज़ उन लोगों ने मानी कि भाई वाइट लोगों ने बहुत बुरा किया लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ अच्छाई है, और वाइट लोगों ने भी इस बात को माना कि ब्लैक लोगों के अंदर भी अच्छाई है। तो उस अच्छाई के बेसिस पे ये चीज़ पीसफुल तरीके से हो पाई। आगे कहते हैं ये कि माई विश इज़ दैट साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप ऑन बिलीव इन द गुडनेस, यानी मेरी ये कामना है, मैं ये कामना करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो जो अच्छाई में जो विश्वास है उसको कभी ना छोड़ें। दैट दे चेरिश, यानी इस अच्छाई में जो विश्वास है इसको उन्होंने चेरिश किया है, पाला पोसा है, बड़ा किया है, ठीक है, यानी इस अच्छाई को लेकर अभी तक चले हैं, तो इसे कभी ना छोड़े, ये चाह रहे हैं। दैट फेथ इन ह्यूमन बींग्स इज कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है हिंदी में जिसे हम आधारशिला कहते हैं। जैसे कोई चीज़ बननी होती है तो पहला एक पत्थर रख दिया जाता है कि भैया अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। या कभी कभी हो सकता है आपने किसी बिल्डिंग में देखा हो कि साइड में एक पत्थर लगाते हैं, उसमें जनरली उसके बनने की डेट वगैरह लगाई जाती है, या अलग अलग तरीके से कॉर्नर स्टोन लगाए जाते हैं। ऐसे समझो कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना उसकी बात हो रही है, यानी इंसानियत के अंदर जो विश्वास है, ये डेमोक्रेसी यानी हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंसानियत में विश्वास नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी। तो ये जो शब्द थे वो नेल्सन मंडेला के थे। अब जब नई डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका के अंदर आई तो जो ब्लैक लोगों के लीडर थे उन्होंने ये अपील की अपने ब्लैक कम्युनिटी से कि आप इन गोरे लोगों को, इन वाइट लोगों को माफ़ कर दो फॉर द एट्रोसिटीज़ दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर। यानी जब ये लोग रूल कर रहे थे उस समय जिन्होंने एट्रोसिटीज़ की थी, यानी जो इनको जो जुल्म किया था इन लोगों ने, वाइट लोगों ने, उसको आप माफ़ कर दो। और क्या कहा है इन ब्लैक लोगों के लीडर ने? दे सेड दैट लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका। चलो अब एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं जो कि बेस्ड होगा किस पे? इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, यानी एक ऐसा साउथ अफ्रीका बनाएंगे जहां रेस की बेसिस पे बराबरी होगी, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, कलर्ड हो, इंडियन हो, सब बराबर है, और मैन एंड वुमेन ये भी बराबर है। ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी जो डेमोक्रेसी की चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी की जो प्रिंसिपल है, उसके जो वैल्यूज़ हैं, उसकी बेसिस पे हम नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे। और सोशल जस्टिस, यानी समाज में हमारा इंसाफ होगा, और ह्यूमन राइट्स यानी इंसानों का जो अधिकार है उसकी बेसिस पे, इन सारी चीज़ों की बेसिस पे हम एक नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे। ह्यूमन राइट्स यानी एक इंसान के जो अधिकार होते हैं। जैसे आप सोचो कि आप क्या चाहते हो कि आपको क्या अधिकार मिलने चाहिए एक देश के अंदर। एक तो ये कि आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, आपके साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई जुल्म ना हो, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, आपके साथ जस्टिस हो, यही सब चीज़ चाहते हो ना। तो कहा कि ह्यूमन, इसी को हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं, ठीक है, जो इंसान के अधिकार होते हैं। तो कहा इसकी बेसिस पे हम चलो एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं। फिर क्या हुआ? जो पार्टी रूल कर रही थी थ्रू ऑपरेशन यानी अत्याचार के जरिए, ब्रूटल किलिंग यानी बुरी तरीके से बेदर्दी के साथ किल कर देना, मार देना, तो ये जो पार्टी थी यानी वाइट लोगों की पार्टी यही तो कर रही थी, ब्लैक लोगों को मार रही थी, उनके ऊपर अत्याचार कर रही थी। तो वो पार्टी और ये पार्टी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी यानी ब्लैक लोगों की जो पार्टी थी, ये दोनों लोग, वाइट लोगों की पार्टी और ब्लैक लोगों की पार्टी, एक साथ बैठे टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, कि चलो हम साथ मिलकर बैठते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जो हमारे लिए कॉमन होगा, यानी वो ब्लैक पे भी अप्लाई होगा और वाइट पे भी अप्लाई होगा, दोनों को उसे मानना होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने इसको बताया था एक जनरल भाषा में। अब आपकी जो प्रॉपर डिफिनीशन आपकी बुक में दी है उसको हम देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री, यानी देश का जो सबसे बड़ा कानून होता है, कंटेनिंग फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन कंट्री, यानी सबसे बड़ा देश का जो कानून होता है जिसके अंदर जो फंडामेंटल यानी जो बेसिक रूल्स हैं कि सरकार किस तरह से चलेगी, देश किस तरह से चलाया जाएगा और सोसाइटी किस तरह से वर्क करेगी, इससे रिलेटेड जो नियम कानून होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्योंकि देश के अंदर तो बहुत तरीके के कानून होते हैं, अलग अलग ऑफिस में अपना अलग कानून होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्कूल का कि स्कूल का अपना नियम कानून होता है। तो स्कूल के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है कि भाई उसको डिसाइड करे। कॉन्स्टिट्यूशन में वही सारे नियम कानून आएंगे जो देश से जुड़े हों कि देश कैसे चलेगा और सोसाइटी कैसे वर्क करेगी, ठीक है। 2 साल के डिस्कशन एंड डिबेट यानी बहस के बाद दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड। तो 2 साल उन्होंने डिस्कस किया, बहुत डिबेट की, बहस की, और आखिरकार दुनिया के अब तक के सबसे बेहतरीन संविधान में से एक बनाने में वो कामयाब हो गए। अब ये जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन था वो अपने नागरिकों को यानी साउथ अफ्रीका के लोगों को बहुत ज़्यादा अधिकार देता था,
अगर हम दूसरे कंट्री से कंपेयर करें तो उसको कंपैरिजन में साउथ अफ्रीका के लोगों को बहुत ज़्यादा अधिकार मिले हुए थे। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन सर्च फॉर सोल्यूशन टू प्रॉब्लम नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड। और मिलकर उन्होंने ये बात तय कर ली कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन हम मिलजुल कर ढूंढेंगे और सोल्यूशन ढूंढने में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी को भी डेमन की तरह यानी राक्षस की तरह से किसी के साथ बर्ताव नहीं किया जाएगा। और इस बात पे वो लोग तैयार हो गए, यानी ब्लैक और वाइट इस बात पे तैयार हो गए कि हर किसी को हम सोल्यूशन का हिस्सा बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम आई उसके लिए जो सोल्यूशन होगा ना उसमें सब कोई को हम हिस्सा बनाएंगे। अब वो चाहे जो भी कर रहा हो पास्ट में, यानी कुछ भी गलती उसने की हो, और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, यानी कोई भी काम उसने किया हो, किसी चीज़ को भी रिप्रेजेंट किया हो। रिप्रेजेंट का मतलब जैसे कोई मान लो पिछली वाली गवर्नमेंट का हिस्सा था, गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर वगैरह था तो बहुत सारे जुल्म किए, तो वो क्या किया था पहले उसको छोड़ दो, और किस पार्टी से बिलोंग कर रहा था, क्या कर रहा था उसको छोड़ दो। अब कोई प्रॉब्लम आएगी उसके सोल्यूशन में उसका भी हिस्सा हम रखेंगे। अब यहाँ एक और वर्ड आ जाता है, देखो प्रीएम्बल, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं ये क्या है। तो ये सब की डिफिनेशन आपके लास्ट में दी हुई है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि यहीं पर आपको समझा दो, ठीक है। तो प्रीएम्बल क्या है? एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट द रीजन एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ उसमें लिखी होती है। तो जैसे हम बुक वगैरह के अंदर एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन होता है ना, या चैप्टर स्टार्ट करते हो तो एक इंट्रोडक्शन होता है छोटा सा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो एक गाइड सा आपको मिल जाता है। तो प्रीएम्बल भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जो रीज़न बताएगा और इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उसकी एक तरह से गाइडेंस देगा आपको, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका का जो प्रीएम्बल है, सम्स अप द स्पिरिट, यानी जो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, उसका जो समअप है यानी समरी कह सकते हो, वो उसके प्रीएम्बल में है। किसी भी देश का जो प्रीएम्बल होता है उसके अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूशन का ही समरी होती है कि प्रीएम्बल को पढ़कर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ इस देश का संविधान कैसा है और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने इंस्पायर किया यानी प्रेरित किया जितने भी डेमोक्रेट्स हैं, यानी जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले, डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाले जो लोग थे पूरे दुनिया में, उनको एक तरह से इंस्पिरेशन दिया, एक प्रेरणा सी मिली उनको। आ स्टेट, यहाँ पर देखो स्टेट का मतलब साउथ अफ्रीका है, तो स्टेट का कभी कभी मतलब कंट्री भी लिया जाता है। तो यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या, साउथ अफ्रीका के बारे में बात हो रही है कि वो स्टेट जिसको डिनाउंस किया गया था, यानी जिस पर ये आरोप लगा था 1994 तक कि ये सबसे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक है, इज़ नाउ सीन एज द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। यानी अभी तक 1994 तक जिसको के ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि सबसे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक है, अब वो डेमोक्रेसी का मॉडल बन गया। इतना अच्छा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together। यानी ये चीज़ मुमकिन इसलिए हो पाई क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोग थे ना, उन्होंने ये चीज़ डिटर्मिनेशन कर लिया था, यानी ये चीज़ का बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया था कि अब हम मिलजुल कर साथ में काम करेंगे, चाहे ब्लैक हो वाइट हो, सब लोग मिल के काम करेंगे। टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन। रेनबो नेशन का मतलब होता है, जैसे रेनबो में क्या होता है, अलग अलग तरीके के कलर होते हैं, उसी तरीके से अच्छा रेनबो की एक और खासियत होती है कि जो उसके कलर्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि रेड इधर है ब्लू इधर है, बल्कि एक कलर एंड होता नहीं दूसरा कलर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सारे कलर आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो रेनबो नेशन का मतलब अलग अलग तरीके के लोग देश में होंगे, अलग अलग कम्युनिटीज़ होंगी, लेकिन वो मिली जुली रहेंगी, ठीक है, एक साथ मिलकर रहेंगे। तो कहा हम लोग मिलकर साथ में काम करेंगे और जो हमारे बिटर एक्सपीरियंसेस यानी जो हमारे कड़वे अनुभव हैं कि पहले हमारी जो कड़वी यादें हैं उसको हम एक बाइंडिंग ग्लू की तरह इस्तेमाल करेंगे इस रेनबो नेशन के लिए। अब इस साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है ये पास्ट के बारे में बात करता है और फ्यूचर के बारे में बात करता है कि पहले क्या हुआ और आगे क्या होगा इसके बारे में बात करता है। ऑन द वन हैंड इट इज़ सोलमन पैक्ट। सोलमन पैक्ट का मतलब होता है पवित्र समझौता, यानी एक तरफ तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का, ये क्या है, एक पवित्र समझौता है जहाँ पर हम साउथ अफ्रीकन इस बात का डिक्लेरेशन करते हैं, यानी इस बात को हम कहते हैं एक दूसरे से कि हम कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि हमारा जो पुराना रेसिस्ट और जो ब्रूटल और रिप्रेसिव इतिहास है, ठीक है, जहाँ रेसिज्म था, कलर की वजह से भेदभाव हो रहा था और एक दूसरे पे जो हम जुल्म कर रहे थे और अत्याचार कर रहे थे, उस चीज़ को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, ठीक है। ये हम डिक्लेयर करते हैं, इस बात की आज घोषणा करते हैं। तो एक तरफ तो ये था कि भाई अपने पास्ट को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ जो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन है ये उससे भी ज़्यादा आगे की चीज़ भी बताता है। इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंट्री इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय इट्स ऑल पीपल। चार्टर का मतलब होता है घोषणा पत्र,
यानी एक तरफ तो ये एक समझौता है, समझौता किस चीज़ पे किया जाता है कि भैया अभी तक ये जो बात है इस पे हम राज़ी हैं, एग्री करते हैं, ठीक है। समझौता एक पास्ट वाली चीज़ होती है कि हमने ये जो बात की है अब इस पे हम कायम रहेंगे। और चार्टर जो होता है, घोषणा पत्र, वो आगे के बारे में होता है कि भाई ऐसा ऐसा आगे करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से चार्टर भी है कि हम अपने कंट्री को बदलेंगे इस तरह से कि सारे ही लोगों का इस देश में हिस्सा होगा। अ कंट्री विच इज़ फुलेस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, यानी पूरी तरह से जो हमारा देश है उसमें सबका हिस्सा होगा, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, वुमेन हो या मैन हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और इसी तरह से मैंने क्लास 9 के और सब्जेक्ट की भी वीडियो बनाई है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री की बनाई है, साइंस की बनाई है, ठीक है। तो और भी जो सब्जेक्ट्स की आपको वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। बाकी अगर आपको प्लेलिस्ट ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक कर लो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।